पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार में सुनिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूपेंद्र राव का व्याख्यान। शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निर्देशन एवं परामर्श में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग और मूल्यांकन के विषय में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रूपेंद्र राव, मनोविज्ञान विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रत्येक बालक संसार में कुछ गुणों के साथ जन्म लेता है। ये गुण आनुवांशिक होते हैं और उसे उसके माता पिता से मिलते हैं। संसार में जन्म लेने के पश्चात बालक का जिस वातावरण में पालन पोषण होता है, उस वातावरण से भी वह विभिन्न योग्यताओं को अर्जित करता है, जो उसके भावी जीवन के निर्माण में सहायक होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजित होने के लिए एवं अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में कभी कभी व्यक्ति के सामने मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता, अतः वह अपने प्रयासों और योग्यता के बावजूद भी वांछित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसे में व्यक्ति को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो उसे उचित निर्देशन देकर उसका मार्गदर्शन करे। इस हेतु एक अच्छा निर्देशक विभिन्न तकनीकों की सहायता लेकर व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियों की पहचान करता है, वह उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। निर्देशक निर्देशन कार्य हेतु जिस तकनीकों का उपयोग में लाता है, उसमें कुछ मानकीकृत व अमानकीकृत दोनों ही प्रकार की तकनीक हो सकती है। विश्वसनीय व प्रामाणिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक कुशल निर्देशक द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, जो उसके कार्य को सफल बनाने में बहुत सहयोगी होते हैं। आइए हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण आधुनिक विज्ञानों की नवीनतम शाखाओं में से एक है। इसका आधारभूत उद्देश्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाना होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के अंग माने जाते हैं। दोनों में उद्देश्यों का अंतर है। जहां प्रयोगों का उद्देश्य किसी सामान्य सिद्धांत की खोज करना है, जबकि परीक्षणों का उद्देश्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को ज्ञात करना होता है। मर्सेल 1950 के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उद्देश्य या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य व्यक्ति की विशेषताओं का पता लगाना होता है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों में परीक्षण काफी अहमियत रखते हैं। सामान्यतः परीक्षण का अर्थ होता है प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके आधार पर कुछ सूचनाएं इकट्ठी की जा सके। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को अलग रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण ऐसे मानकीकृत परीक्षण होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन गुणात्मक ढंग से या फिर परिमाणात्मक ढंग से कुछ शाब्दिक या अशाब्दिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अन्य रूपों में भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी प्रतिदर्श व्यवहार का आवश्यकी वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत माप होता है। क्रॉनबेक के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। एक अन्य मनोवैज्ञानिक मन के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता, उपलब्धि के संदर्भ में समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्षित स्थिति को स्पष्ट करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि एक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें परीक्षित व्यक्ति के सम्मुख कुछ उद्दीपक ऑब्जेक्ट्स को प्रस्तुत किया जाता है, जिनके प्रति वह प्रतिक्रिया करता है। इन प्रतिक्रियाओं को संख्यात्मक रूप देकर जिस तथ्य या का परीक्षण या मापन किया गया है, उसके संबंध में संबंधित व्यक्ति के विषय की भविष्यवाणी की जा सकती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला होता है क्लिनिकल साक्षात्कार या क्लिनिकल इंटरव्यू। दूसरा बुद्धिलब्धि का मूल्यांकन, IQ टेस्ट। तीसरा व्यक्तित्व का मूल्यांकन, पर्सनालिटी वैल्यूएशन। चौथा व्यवहार मूल्यांकन, बिहेवियरल वैल्यूएशन। इस प्रकार 4 परीक्षणों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग कुछ मुख्य क्षेत्रों के मापन के लिए भी किया जाता है, जैसे अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, विद्यालय उपलब्धि, स्कूल अचीवमेंट्स, व्यवसाय, कार्यक्षेत्र आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को कुछ कसौटियों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे क्रियान्वयन की अवस्थाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ
एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस, वैयक्तिक परीक्षण, इंडिविजुअल टेस्ट, समूह परीक्षण, ग्रुप टेस्ट, प्राप्तांक लेखन की कसौटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और आत्मनिष्ठ परीक्षण, अनुक्रिया देने के समय की सीमा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लिमिट, क्षमता परीक्षण, पावर टेस्ट या गति परीक्षण, स्पीड टेस्ट, एकांशों या प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स एंड कंटेंट, शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट, अशाब्दिक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट और क्रियात्मक परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। इसी प्रकार मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन के आधार पर शिक्षक निर्मित परीक्षण या फिर मानकीकृत परीक्षण। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि परीक्षण को बहुत सारे रूपों में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग उपयोगिता के अनुसार इसका अलग अलग उपयोग होता है। एक अच्छे परीक्षण की क्या कसौटी हो सकती है, आइए इस संबंध में हम जानने का प्रयास करते हैं। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में निम्न गुणों का होना बहुत आवश्यक है। पहला इसमें गुण होना चाहिए विश्वसनीयता। परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य यदि किसी परीक्षण को समान व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रशासित किया जाए तो एक ही प्रकार का यदि फलांक प्राप्त हो तो ऐसे परीक्षण को हम विश्वसनीय परीक्षण कह सकते हैं। यह परिस्थिति से प्रभावित और समय से प्रभावित नहीं होता। दूसरा जो उसमें गुण होना चाहिए वह होता है वैधता। एक परीक्षण की वैधता उस कार्य कुशलता पर निर्भर करती है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है यदि वह उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। तीसरा इसमें गुण होना चाहिए वस्तुनिष्ठता। परीक्षण के प्रशासन, फलांकन एवं व्याख्या में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। इस प्रकार के परीक्षण परीक्षक की भावना, व्यक्तिगत मान्यताओं और पक्षपात के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिससे परीक्षार्थी के फलांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा जो इसमें गुण होना चाहिए मानक। परीक्षाओं के मानकीकरण में मानक का निर्धारण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानक से तात्पर्य सामान्य या औसत निष्पादन से है। कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण पूर्व निर्धारित पास या फेल स्तर पर प्रस्तुत नहीं करता। किसी भी व्यक्ति के प्राप्तांकों का मूल्यांकन दूसरे व्यक्तियों से तुलना करके किया जा सकता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण को उस समय तक कोई अर्थ प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके संबंध में मानक न निर्धारित किए जाए। पांचवा जो इसकी विशेषता है वह है व्यापकता। एक अच्छे परीक्षण में समग्र पाठ्य वस्तु या वस्तु के ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनमें समग्रता या व्यापकता का अभाव न हो, जिससे उसकी वैधता प्रभावित न हो। छठवा इसमें जो महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए एक अच्छे परीक्षण में वह है प्रशासन, अंकन या व्याख्या के दृष्टिकोण से। एक अच्छे परीक्षण का यह भी गुण है कि उसे आसानी से प्रयोग में लाया जा सके, परीक्षण व्यवहारिक हो, मूल्यांकन आसानी से उसका किया जा सके, उसकी व्याख्या और विश्लेषण करने में कठिनाई न आए। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के गुणों के आधार पर एक अच्छे परीक्षण की पहचान की जा सकती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, आइए इस विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मुख्यतः 4 रूप में इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला होता है वर्गीकरण के दृष्टिकोण से। वर्गीकरण का तात्पर्य एक ऐसा निर्णय जिसमें व्यक्ति को एक निश्चित श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरा जो इसका उपयोग किया जा सकता है वह है स्वबोध या फिर आत्मबोध। इसका तात्पर्य परीक्षण से प्राप्त सूचनाओं को किसी व्यक्ति की व्यवस्थित सूचनाओं के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा सकता है वह है कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए। इसका तात्पर्य परीक्षण का उपयोग किसी कार्यक्रम की प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिक जांच के लिए इसका तात्पर्य किसी शोध अनुसंधान में परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं व्यवहार के मापन के लिए भी किया जा सकता है। निर्देशन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से विभिन्न प्रकार के निर्देशन के कार्य जैसे शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन या फिर व्यक्तिगत निर्देशन संभव हो सकता है। अगला जो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है वह है निदान। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से व्यक्ति में होने वाली समायोजन संबंधी समस्याओं का या मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति का पता लगाकर उसके उपचार करने में यह परीक्षण बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि ऐसे अच्छे परीक्षणों या उचित परीक्षणों का चुनाव हम कैसे करें। मानव व्यवहार अत्यंत जटिल है। आयु विकास के साथ विभिन्न परिस्थितियों, क्षेत्रों और संदर्भों में मानव अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। इन सभी व्यवहारों का अध्ययन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है जिससे मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण तथा भविष्यवाणी की जा सके। इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की रचना की गई है। जब कोई परीक्षणकर्ता व्यक्ति अथवा समूह के किसी गुण का मापन करना चाहता है तब उसे यह निश्चित करना होता है कि उसे व्यक्तिक, सामूहिक, शाब्दिक, निष्पादन किस प्रकार के परीक्षण का चुनाव करना है। इसके उपरांत ही वह व्यक्ति की बुद्धि,
व्यक्तित्व, अभियोग्यता, उपलब्धि आदि मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन अच्छे ढंग से कर सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रशासन और अंकन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रशासन करने के लिए सबसे पहले परीक्षार्थी अर्थात सब्जेक्ट या विषयी के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया जाता है। परीक्षण के ऊपर दिए गए निर्देशों को पूर्ण रूप से परीक्षार्थी को समझाया जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से परीक्षण का प्रशासन शांत वातावरण में किया जाता है। परीक्षण के प्रशासन के पश्चात उससे प्राप्त सूचनाओं का अंकन परीक्षा में दी गई विवरण पुस्तक के आधार पर और या उसके निर्देशों के आधार पर किया जाता है। अंकन का यहाँ अर्थ स्कोरिंग होता है, अर्थात जो परीक्षण में उसने अंक प्राप्त किया है उस स्कोरिंग से यहाँ अर्थ लिया जा सकता है। मानव विशेषताओं का मापन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से प्राप्त अंकों को आदर्श संदर्भित या कसौटी संदर्भित तरीके से भी विश्लेषित किया जा सकता है। आदर्श तरीका क्या हो सकता है? जैसे किसी जनसंख्या के सांख्यिकी प्रस्तुतिकरण के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अंकन किया जा सकता है, या फिर इस प्रकार के तैयार मानकों के आधार पर भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को मिलने वाले प्राप्त अंकों का विश्लेषण या व्याख्या की जा सकती है। निर्देशन की तकनीकों या उपकरण के रूप में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग देखा गया है, क्योंकि निर्देशन एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। इसमें समुचित रूप से व्यक्ति का मार्गदर्शन किया जा सकता है, तो निर्देशन के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता बहुत ज्यादा सिद्ध हो पाई है। निर्देशन एक ऐसी सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को रास्ता दिखाने, समायोजन करने तथा समस्याओं के समाधान करने में दी जाती है। निर्देशन का लक्ष्य निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना होता है, जिससे वह अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। ये एक सार्वभौम सेवा है, यह केवल विद्यालय या परिवार तक सीमित नहीं होती, इसका विस्तार जीवन के प्रत्येक पक्ष तक हो सकता है। निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति से संबंधित मूलभूत आंकड़ों या सूचनाओं के संकलन के लिए निर्देशक विभिन्न तकनीकें अपनाता है। उन्हें निर्देशन की तकनीकें कहा जाता है। ऐसी तकनीकें मानकीकृत हो सकती हैं या अमानकीकृत भी हो सकती हैं। अमानकीकृत तकनीकें इस प्रकार हैं, जैसे साक्षात्कार, निर्धारण मापनियां, प्रश्नावली, प्रेक्षण जिसको ऑब्जर्वेशन भी हम कह सकते हैं, समाजमिति, आत्मकथा या संचयी वृत्त। मानकीकृत कुछ तकनीकें हैं जैसे अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमताओं का परीक्षण या फिर व्यक्तित्व परीक्षण। निर्देशन देने के लिए निर्देशक इन दोनों ही प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करता है। इन तकनीकों का प्रयोग करते समय निर्देशक को यह ध्यान रखना होता है कि उपयोग में लाई गई तकनीकें विश्वसनीय और प्रासंगिक हो, प्रामाणिक हो, सूचनाओं को देने में सक्षम हो। इस प्रकार की तकनीकें वैध भी होती हैं क्योंकि ये विश्वसनीय होती हैं। कभी कभी इस प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग व्यक्तियों की आशाओं, आकांक्षाओं और संवेगात्मक समस्याओं को समझने या फिर अंतर्दृष्टि या सूझ प्रदान करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक करते हैं। कुछ अमानकीकृत तकनीकें हैं जिनका चर्चा करना या जिनकी व्याख्या करना यहाँ उचित होगा। सबसे पहला तकनीक है इसमें प्रश्नावली, क्वेश्चनर। प्रश्नावली एक ऐसे प्रश्नों की माला होती है जिसमें दी गई समस्या से संबंधित प्रश्न होते हैं। परीक्षार्थी इन प्रश्नों को पढ़कर अपने अनुभव के आधार पर उत्तर देता है। प्रयोगकर्ता या निर्देशक उसे देखता है। गुडे और हार्ट 1981 में एक प्रश्नावली की परिभाषा देते हुए कहा है कि सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य एक ऐसे साधन से होता है जिसमें कागज में छपे हुए कुछ प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर परीक्षार्थी स्वयं भरते हैं। या प्रश्नों की संरचना के आधार पर प्रश्नावली दो प्रकार की हो सकती है, एक बंद या संरचित प्रश्न और दूसरी खुले या असंरचित प्रश्न। खुले रूप से प्रश्नों का उत्तर देते समय व्यक्ति सोचता है और लिखता है, जैसे आपके पसंद का विषय कौन सा है। बंद रूप वाले प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में व्यक्ति विकल्प के रूप में चुनकर देता है, जैसे क्या आपको लाल रंग पसंद है, हाँ या नहीं। इन प्रकार की प्रश्नावली में परीक्षार्थी के विषय में विभिन्न सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। दूसरी अमानकीकृत तकनीक है प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण तकनीक के द्वारा प्रशिक्षित प्रेक्षक किसी व्यवहार का प्रेक्षण करके उसके व्यक्तित्व के विषय में अध्ययन करता है। इस विधि में निर्देशक व्यक्ति के व्यवहारों तथा घटनाओं या दृश्य को दृश्य रूप में या फिर श्रव्य रूप में क्रमबद्ध रूप से देखता है और उसका एक रिकॉर्ड तैयार करता है। प्रेक्षण विधि द्वारा आंकड़े संग्रह करते समय शोधकर्ता या प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन करता है कि लोग क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं, तथा वह जो भी कुछ देखता है या सुनता है उसे वह रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद में वह विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विधि इसमें बताई गई है वो है समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड। इस तकनीक का प्रयोजन समूह में व्यक्ति के विशेष सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। इस प्रविधि में समूह के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति
स्वीकरण या एक्सेप्टेंस तथा रिजेक्शन, समूह की संरचना, सामाजिक पद तथा व्यक्तिगत शील गुण का अध्ययन इसमें किया जाता है। समाजमिति तकनीकों में प्रायः 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है मनोनयन, दूसरा होता है सामाजिक स्वीकरण और तीसरा है कि अनुमान लगाना। मनोनयन विधि में अपने पसंद करने वाले व्यक्ति का चयन करने को कहा जाता है। जैसे आप अपने पसंदीदा मित्रों के नाम बताओ। सामाजिक स्वीकरण के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्तरों का उल्लेख करते हैं, अर्थात इसमें व्यक्ति अपनी पसंद को व्यक्त करता है। अनुमान लगाओ प्रविधि में कुछ लोगों के बारे में पहले से बता दिया जाता है या विवरण दिया जाता है और इस विवरण के आधार पर उसे पहचानना होता है। विवरण किस व्यक्ति से मेल खाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। समाजमिति के आंकड़ों द्वारा समूह के अंतर्गत उस व्यक्ति का कितना समूह से आकर्षण है या फिर समूह से आकर्षण कम है यह ज्ञात किया जा सकता है। चौथी इसमें जो महत्वपूर्ण विधि प्रयोग में लाई जाती है वो होती है आत्मकथा या फिर ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा किसी व्यक्ति का अपने शब्दों में आत्मविवरण होता है। व्यक्ति का अध्ययन करने में प्रयुक्त निर्देशन तकनीक के रूप में आत्मकथा व्यक्ति विशेष की अभिरुचियों, योग्यताओं, व्यक्तिगत इतिहास, आशाओं, अभिलाषाओं, पसंद या नापसंद आदि से संबंधित मूल्यांकन के संबंध में सूचना प्रदान करती है। अगले क्रम में जो महत्वपूर्ण विधि आम मानकीकृत तकनीक के रूप में उपयोग की जाती है वो होती है निर्धारण मापनियां या रेटिंग स्केल्स। निर्धारण मापनी अनुमति या स्थिति मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। निर्णय या निर्धारण किसी परिस्थिति, संस्था, वस्तु तथा व्यक्ति के संबंध में ज्ञात किया जा सकता है। निर्णय की अभिव्यक्ति मापनी पर की जाती है। यह मापनी बाइपोलर यानी द्विध्रुवी या फिर गुणात्मक रूप से हो सकती है। विद्यार्थी को स्थिति प्रदान करने के लिए उनकी क्षमताओं के मापन के लिए इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें 3 बिंदु जैसे हो सकते हैं, सहमत, तटस्थ या असहमत। 5 बिंदु मापने में भी यह हो सकता है, जैसे अति उत्तम, उत्तम, औसत, औसत से निम्न और निम्न स्तर का। इस प्रकार 3 बिंदु या 5 बिंदु या 7 बिंदु मापने के अनुसार हम निर्धारण कर सकते हैं कि वह विद्यार्थी किस प्रकार से मनोभाव रखता है या किसी घटना या व्यक्ति के प्रति किस प्रकार के विचार रखता है। इस स्तर के निर्धारण में कुछ मात्रात्मक दोनों प्रकार से मापन किया जा सकता है। निर्धारण मापनी के कुछ प्रकार बताए गए हैं बहुधा जो प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे विवरणात्मक निर्धारण मापनी या व्यक्तित्व के गुणों, अभिवृत्तियां तथा व्यक्ति के व्यवहार मापन के लिए प्रयुक्त होती हैं। दूसरा रेखा चित्र या ग्राफी निर्धारण मापनी। इस मापनी में संक्षिप्त विवरण द्वारा किसी गुण या मात्राओं का निर्धारण करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा होता है बाधितकरण विधि। यह विधि मापनकर्ता को 2 विकल्पों में से किसी एक के चयन करने के लिए बाध्य करती है। इसके अगले क्रम में निर्धारण मापनी प्रयोग की जाती है वो है युग्मित तुलनात्मक निर्धारण मापनी। यह मापनी एक संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त होती है। मापन करने योग्य कुछ विशेष प्रकार के छात्रों को अलग करके परस्पर तुलना करने का प्रयास इस विधि के माध्यम से किया जाता है। कोटि क्रम विधि। इस विधि के अंतर्गत छात्रों को पढ़ाने वाले कई अध्यापकों द्वारा अलग अलग करके छात्रों के समूह को किसी गुण विशेष के अनुसार श्रेणीबद्ध करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन विधि केस स्टडी। व्यक्ति अध्ययन के अंतर्गत उन सभी उपलब्ध सूचनाओं का संकलन होता है जिसके आधार पर किसी एक व्यक्ति की व्याख्या करने में सहायता मिल सकती है। ये सूचनाएं सामाजिक, शारीरिक, जीवनगत, परिवेशगत या व्यावसायिक रूप की हो सकती हैं। व्यक्ति अध्ययन में सामाजिक इकाई के रूप में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय या संगठन कुछ भी लिया जा सकता है। इस इकाई का मूल्यांकन या विश्लेषण संबंधित निष्कर्ष के आधार पर निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा संचयी वृत्त विधि का भी प्रयोग निर्धारण मापने के रूप में किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी के मूल्यांकन की दृष्टि से संग्रहित सूचनाओं का अभिलेख या संचयी वृत्त तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी छात्र के संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रविधियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का संग्रहण कर लिया जाता है और उस छात्र को जो भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है उसके आधार पर इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। संचयी मापनी में कुछ सूचनाएं जो इकट्ठी की जाती हैं वो इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे व्यक्तिगत सूचनाएं जिनमें नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, निवास स्थान आदि लिया जा सकता है। दूसरा जो इसमें जानकारी ली जाती है वो होता है आवास या परिवार से संबंधित, जैसे माता पिता का नाम, माता पिता का व्यवसाय, माता पिता जीवित हैं या दिवंगत हो गए हैं, भाई बहनों की संख्या किस प्रकार से है, आर्थिक स्थिति या फिर माता पिता की आय किस रूप में परिवार को मिलती है, इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ परीक्षण अंक दिए जाते हैं, जैसे सामान्य बुद्धि किस प्रकार से है, उपलब्धि का स्तर उसका कैसा है, शैक्षिक या सह शैक्षिक गतिविधियों की उपलब्धि किस प्रकार की है, विद्यालय में उसकी उपस्थिति किस प्रकार से रहती है, क्या वह
निरंतर विद्यालय में उपस्थित रहता है या फिर बीच बीच में वह अनुपस्थित भी हो जाता है। उसके स्वास्थ्य की दशा किस प्रकार से है, कोई शारीरिक अपंगता या फिर इस प्रकार का कोई समस्या तो उसमें नहीं है, किसी रोग या फिर बीमारी से वह पीड़ित तो नहीं है, या फिर किसी गंभीर बीमारी से वह पीड़ित तो नहीं, इसका जानने का प्रयास भी संचय वृत्ति विधि में किया जाता है। इसके अलावा विविध जानकारी जैसे व्यवसायिक योजना, पाठ्येतर क्रियाकलाप, अध्ययन के दौरान सेवा कार्य या परामर्शदाता की टिप्पणी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण विधि है जो अमानकीकृत परीक्षणों के अंतर्गत ली जाती है वो है साक्षात्कार। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र तथा शिक्षा में कुछ ऐसे प्रदत्तों या आंकड़ों की मांग होती है जो व्यक्ति के अपने अनुभव पर आधारित होते हैं, जिसे व्यक्ति स्वयं ही वर्णित कर सकता है। ऐसे आंकड़ों के संग्रह के लिए साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के सामने के लिए बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर साक्षात्कार किया जाता है उसके अनुरूप साक्षात्कार भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे निदानात्मक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य समस्या के निदान को खोजकर उसका उपचार करना होता है। निदान का यहाँ अर्थ लक्षण भी होता है। दूसरा जो विधि साक्षात्कार में प्रयोग की जाती है वो होता है शोध साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। इस तरह के साक्षात्कार का उद्देश्य शोध समस्याओं के प्रस्तावित समाधान के बारे में विस्तृत विवरण तैयार करना होता है। तीसरे प्रकार का जो साक्षात्कार हो सकता है वो होता है नैदानिक साक्षात्कार, क्लिनिकल इंटरव्यू। नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारों में असामान्यता या फिर छिपे हुए कारणों का पता लगाना होता है, जिससे उपचार की क्रिया की जा सके और सामान्य वातावरण का निर्माण किया जा सके। एक अगला महत्वपूर्ण प्रकार जो साक्षात्कार में प्रयोग किया जाता है वो होता है चयन साक्षात्कार या सिलेक्शन इंटरव्यू। इस तरह के साक्षात्कार का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि विषयी कहाँ तक अपनी मनोवृत्ति, अभिक्षमता, क्षमता, अनुभव या योग्यता के आधार पर अमुक पद या नौकरी के लिए योग्य होगा। जैसे कि नाम से ही विदित है कि सिलेक्शन जैसे एरिया में, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर किसी व्यवसाय या फिर किसी रोजगार को चयन करते समय या फिर वहां अच्छे व्यक्तियों के चुनाव करते समय इस प्रकार के साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली जो एक महत्वपूर्ण विधि साक्षात्कार विधियों में प्रयोग की जाती है वो होता है केंद्रित साक्षात्कार या फोकस्ड इंटरव्यू। केंद्रित साक्षात्कार का संबंध ऐसे लोगों या विषय से होता है जिसने स्वयं किसी घटना विशेष, जैसे किसी दुर्घटना या कोई विशेष चलचित्र को देखा हो, कोई विशेष कमेंट्री सुनी हो। इस प्रकार के साक्षात्कार में सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है जिनका विश्लेषण साक्षात्कार के पहले किया जा चुका हो। साक्षात्कार सूचना के आधार पर 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहला होता है संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता जिस उद्देश्य पर इंटरव्यू लेता है उसके आधार पूर्व निर्मित प्रश्नों के आधार पर हो सकते हैं, या हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि साक्षात्कारकर्ता इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है जो पहले से ज्ञात हो या फिर पहले से जिनका उत्तर दिया जा सके या फिर जिनको एक वर्गीकृत किया जा सके, क्रम में एक फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सके। ऐसे प्रकार के साक्षात्कार संरचित साक्षात्कार या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार इसमें होता है वो होता है असंरचित साक्षात्कार या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता विषय से प्रश्न किस आधार पर, किस क्रम में, किस ढंग से पूछेगा यह पूर्व निर्धारित नहीं होता। उसे विशेष परिस्थिति में क्या और किस ढंग से पूछा जाना है यह साक्षात्कारकर्ता की मर्जी या फिर उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमानकीकृत परीक्षणों में बहुत से टेक्निक का उपयोग किया जाता है जिनका प्रयोग परामर्शदाता या मनोवैज्ञानिक या फिर निर्देशनकर्ता अपने पूरी प्रक्रिया में, परामर्श या निर्देशन की प्रक्रिया में करता है और इसका सफलतापूर्वक संचालन करता है। यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना, मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना, सा सुंदर सा सपना।